नमस्ते छात्रों। पिछले वीडियो में हमने बिल्ली का बिलंगुड़ा कहानी आधी पढ़ी थी। इस वीडियो में हम बाकी की कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी बिल्ली का बिलंगुड़ा। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। छात्रों, इस गद्यांश के पहले हमने पढ़ा था कि जब हांडा जी अमरू को सामने से हंसते हुए आता देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या गड़बड़ किया कि मोहल्ले के लोग तुम्हें मारने वाले थे। लेकिन अमरू को जवाब नहीं देना पड़ा क्योंकि अमरू के पीछे जो आदमी आ रहे थे उन्होंने सारी बातें बता दी। बात यह हुई कि अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। अब बात ये थी कि जब अमरू बिल्ली को बोरी में रखकर और कंधे पर लटकाकर दूर छोड़ने जा रहा था तो उसको जाते हुए देखकर कुछ लोगों को शक हुआ। शक मतलब संदेह या संशय कह सकते हैं कि बोरी में बच्चा है, क्योंकि अब बोरी के अंदर जो बिल्ली है वो जिंदा है और वो छटपटा रही, हिल डुल रही है। तो इसीलिए लोगों को शक हो गया कि ज़रूर इस बोरी के अंदर कोई बच्चा होगा। और दो आदमी चुपके चुपके अमरू के पीछे हो लिए, मतलब अमरू का पीछा करने लगे। और उन्होंने देखा भी कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। अब उन आदमियों को जो अमरू के पीछे हो लिए थे उन लोग को पूरा विश्वास हो गया। विश्वास मतलब यकीन, पूरा यकीन हो गया कि ये जो बदमाश है जो बोरी में बच्चे को लेकर जा रहा है वो ज़रूर किसी बच्चे को पकड़ा है। फिर अमरू तो स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी मतलब बहुत कम बोलने वाला, उसका स्वभाव ही है, बहुत कम बोलता है। लेकिन मस्खरा भी है। मस्खरा मतलब मजाकिया, मजाक करने वाला। जब अमरू को समझ में आ चुका था कि लोगों को शक है उस पर कि उसने बच्चा चुराया है, फिर भी वो मजाक करने के लिए चुप रहा। और देखते ही देखते करीब करीब 50 आदमी इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होना मतलब जमा होना। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। अब जब इतने सारे लोगों ने अमरू को घेर लिया तो उनमें से एक व्यक्ति जो है वो गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि इस आदमी को मतलब अमरू को घेर लो। घेर लो मतलब चारों तरफ उसके इकट्ठे हो जाओ ताकि वो भाग ना सके। और वो कहता है कि ये जो बदमाश है उसी गिरोह में से, गिरोह मतलब समूह में से, कि जो बच्चों को पकड़ने का काम करते हैं उसी गिरोह का ये आदमी है। और जिस जगह पर अमरू के साथ ये सब हो रहा था, छप्पर वाले कुएं के पास, उसके पास में ही पुलिस थाना था। और एक आदमी लपक कर मतलब दौड़कर गया थाने, और थानेदार मतलब इंस्पेक्टर और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। अब थानेदार जैसे ही वहाँ पर आए, एक उत्साही दर्शक मतलब देखने वाले, उत्साही मतलब उत्साह से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ दर्शक था, वो अपनी कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाने लगा। अब ज़्यादातर जिनको मारामारी करनी रहती है वो कुर्ते की बाहें ऐसे ऊपर चढ़ाते हुए रौब दिखाते हैं, तो वो भी कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए रौब दिखाते हुए दरोगा जी को कहा, मतलब थानेदार को दरोगा भी कहते हैं, कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस बदमाश को हम यहाँ से चुपचाप जाने दें। मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते कि इसको चुपचाप आप यहाँ से लेकर चले जाएं और हम लोग चुपचाप यहाँ खड़े होकर देखते रहें। और ले जाने के बाद कानूनी कार्यवाही मतलब कानून के कामकाज के हिसाब से आप इसे हवालात में मज़े लेने दें। हवालात मतलब कारागार या जेल की कानून की कार्यवाही की पीछे या आड़ मतलब होता है ओट या पीछे, कानूनी कार्यवाही के बहाने आप इसको मज़े लेने दें।
पहले उसकी जी भर के मरम्मत होगी। मरम्मत का अर्थ होता है कि किसी टूटी फूटी चीज़ को ठीक करना, लेकिन यहाँ पर होगा मारना। वो कहता है कि पहले इसको हम जी भर के मारेंगे। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। फिर वो कहता है ये आश्चर्य गजब नहीं होगा, अनोखा नहीं होगा कि भरे मोहल्ले मतलब पूरा मोहल्ला जहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं वहाँ से किसी बच्चे को उठा लिया जाए, मतलब चुरा लिया जाए। फिर वो उदाहरण भी देने लगता है कि 2 दिन पहले पास वाली गली में एक बच्चा गुम हो गया मतलब खो गया। और देवनगर एक जगह का नाम है। वो कहता है कि देवनगर से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं, मतलब देवनगर से कई बच्चे चुराए जा चुके हैं। बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। फिर उस व्यक्ति ने दरोगा से कहा कि आप इसके साथ जो करना है कीजिए, लेकिन पहले हम लोग इसको अच्छे से पीटेंगे। फिर उस व्यक्ति के इस सुझाव को, प्रस्ताव मतलब सुझाव या विचार, इस सुंदर से विचार को करीब करीब 10 लोगों ने समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए तैयार होने लगे। अब अगला परिच्छेद पढ़ेंगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। अभी देखिए उस समय जो ये अमरू की घटना घटी है, उस समय दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। सनसनी मतलब घबराहट। और नगर मतलब शहर के सभी क्षेत्र में से, भागों में से बच्चों के चोरी होने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार समाचार पत्रों में भी छपा था कि यमुना नदी के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चों को बंद किया हुआ था। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। बच्चे चोरी होने के कारण स्कूलों से भी बच्चों को बड़ी सावधानी से घर लाया जाता था। बाहर गलियों में और पार्कों में डर के मारे लोगों ने बच्चों का खेलना कूदना बंद करवा दिया था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। अब दिल्ली की जो नगर पालिका थी, नगर पालिका मतलब म्यूनिसिपैलिटी और संसद मतलब पार्लियामेंट, तो दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी और पार्लियामेंट में इस विषय पर बच्चा चोरी होने की घटनाओं पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, मतलब काफ़ी बहस हो चुकी थी सांसदों के बीच में। इसलिए इस मामले में राजधानी के जो सभी नागरिक हैं उन सबको दिलचस्पी थी। दिलचस्पी मतलब चाव या रुचि। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। यहाँ हांडा जी कह रहे हैं कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। संदेह मतलब शक, क्योंकि ऐसे समय में, ऐसे माहौल में तो संदेह तो होगा ही, लेकिन इस बात का आश्चर्य हुआ कि इतना समय होने के बाद भी लोगों ने अमरू की पिटाई क्यों नहीं शुरू की। पूरा जो वहाँ का वातावरण था, वातावरण मतलब माहौल, वहाँ के माहौल में सनसनी, घबराहट और तनाव मतलब चिंता एकदम फैल गई थी। वहाँ के माहौल में घबराहट और चिंता की कोई कमी नहीं थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। यहाँ हांडा जी कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर थानेदार और पुलिस का सिपाही न होता तो भीड़ अमरू पर टूट पड़ी होती। टूट पड़ना मतलब मारना। अब तक उसकी खूब पिटाई हो चुकी होती थी। और आते ही थानेदार ने अमरू की कलाई मत को अंग्रेजी में रिस्ट बोलते हैं, तो पकड़ ली उन्होंने और पूछा कि तूने बच्चा कहाँ से उठाया है, मतलब तूने बच्चे को कहाँ से चुराया है और कहाँ लेकर जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि बता, कहाँ हैं तेरे और साथी, कि तुम्हारे और जो साथी हैं तुम्हारे समूह के, तुम्हारे दल के, वो कहाँ हैं। और वो कहते हैं आज सबका सुराग मतलब टोह, कि सबका टोह लगाकर ही हटूंगा।
अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अमरू अब तक तो लोगों की बेवकूफ़ी पर दिल ही दिल में हंस रहा था, लेकिन जब थानेदार ने उसे धमकी दी तो वो घबरा गया। दबी आवाज़ में मतलब धीरे से उसने थानेदार से कहा कि सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है। मतलब वो कहता है कि मैं किसी का बच्चा नहीं चुराया हूँ और मैं कोई बदमाश भी नहीं हूँ। मैं तो एक भले घर का मतलब अच्छे घर का नौकर हूँ और वहाँ पे रोटी चौका करता हूँ, मतलब घर का काम करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। पेट पालना मतलब जीवन यापन करना, और अपना गुजारा करता हूँ या जीवन यापन करता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुला कर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा। 2-4 बेंत रसीद कीजिए। जो आदमी थानेदार को बुलाया रहता है उसे बड़ा क्रोध आ जाता है। क्रोध मतलब गुस्सा। और गुस्से में आकर वो अमरू से कहता है कि क्यों बकता है बे? बकना मतलब बोलना, कि क्यों कुछ भी बोल रहा है। फिर वो दरोगा जी से कहता है या थानेदार से कहता है कि यह ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। बेंत लकड़ी के डंडे को बोलते हैं। तो वो कहता है कि रसीद करना मतलब होता है लगाना। तो वो कहता है थानेदार से या दरोगा से कि 2-4 डंडे से इसको मारिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ही ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहें मुझे पीट लें, पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में है क्या। अब जैसे ही दरोगा बेंत निकाल कर अपने हाथ में लेते हैं, यह देखकर अमरू थोड़ा डर जाता है और नम्रतापूर्वक मतलब एकदम नम्र होकर झुककर कहता है कि सरकार, आप चाहे जितना मुझे मार लें, लेकिन पहले यह तो देख लें इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चलें। हुक्म मतलब इजाज़त। अमरू यहाँ थानेदार से इजाज़त मांगता है कि अगर आप कहें तो मैं थाने चलने को भी तैयार हूँ। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। यद्यपि मतलब लेकिन थानेदार भी इस बात पर तैयार हो गए थे। राजी मतलब तैयार होना, तैयार हो गए थे, लेकिन जो भीड़ थी वो कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। जो भीड़ में जो लोग थे वो गुस्से में चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हरगिज मतलब बिल्कुल या कभी। वो कहते कभी नहीं, और ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। और ये जो आदमी है इसकी बदमाशी के गवाह हम हैं। गवाह मतलब साक्षी। और वो कहते हैं कि इस बच्चा चोरी के मामले को हम कभी दबने नहीं देंगे। यहाँ लोग थानेदार से ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसे ऐसे चुपचाप थाने लेकर नहीं जा सकते। हम लोग इसकी पहले अच्छे से पिटाई करेंगे, तभी आप इसे थाने में लेकर जा सकते हैं। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। नीयत मतलब इरादा और शक मतलब संदेह। थानेदार इस बात से डर गए कि लोग उन पर शक करने लगे हैं। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। फिर यहाँ थानेदार अमरू से कहते हैं, ठीक है, यहीं पर फैसला हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि बोरी को नीचे रखो और बोरी का मुंह खोल दो, हम खुद देख लेते इसमें क्या है। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। अब अमरू को तो पता था इसमें कोई बच्चा तो है नहीं, इसीलिए वो एकदम शांति से नीचे बैठ जाता है और धीरे से बोरी का मुंह खोलता है। जैसे ही बोरी का मुंह खोलता है, बिल्ली का बच्चा जो है वो छलांगे मारता हुआ या दौड़ता हुआ एक तरफ भाग जाता है। और जो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, जिनको लग रहा था कि अमरू ने बच्चे को चुराया है, वो लोग देखते ही रह जाते हैं, उनके पास कुछ कहने के लिए ही नहीं बचता है। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। अब थानेदार भी बेचारे शर्मिंदा हो गए कि कहाँ इसमें बिल्ली का बच्चा और कहाँ सब लोग समझ रहे हैं और खुद वो भी समझ रहे हैं कि इसमें बच्चा है, तो अपनी शर्म को छुपाएं कैसे। इसलिए वो चुपचाप थाने की तरफ जाने लगे और रास्ते में एक तांगे वाला मिला जिसकी
की पीठ पर वो डंडा मारते हुए बोले कि जानते नहीं हो रास्ते में तांगा नहीं खड़ा करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। झेप मतलब शर्म और यत्न मतलब कोशिश। अब यहाँ थानेदार भी शर्मिंदा थे कि उन्होंने भी लोगों की बातों में आकर बेवकूफ़ी की, तो अपनी शर्म को मिटाने की कोशिश करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू भी हंसता हुआ घर वापस आ गया। छात्रों, अब हम स्वाध्याय करेंगे जिसमें पहला प्रश्न है सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें क है संजाल। प्रश्न है घर में बिल्ली पालने के कारण, तो इसका उत्तर होगा घर में चूहे होना, पुरानी परंपरा को न मानना, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना, मित्रों का परामर्श। ख है कहानी के प्रमुख पात्र। पात्र मतलब कैरेक्टर। तो यहाँ चूहे, बिल्ली, अमरू, लेखक या कहानीकार भी कह सकते हैं, ये 4 प्रमुख पात्र हैं। दूसरा प्रश्न है उत्तर लिखिए। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। रवैया मतलब व्यवहार। तो यहाँ 2 उत्तर लिखना है। पहला होगा मालिक के आगे पीछे न फिरना, रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज़ खा लेना। तीसरा प्रश्न है स्पष्ट कीजिए। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। घर के जो सदस्य हैं या परिवार के लोग हैं उनका बिल्ली के प्रति कैसा व्यवहार है, जब बिल्ली आती है उस समय पहले, और जब चूहे को खा जाती है तो बाद में। तो ये दोनों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहले और बाद में, इसमें खान और पान। खान मतलब खाने में और पान मतलब पीने में। तो पहले होगा खान में थाली का जूठन खिलाना, बच्चों का कभी रोटी दे देना। बाद में होगा चोरी से मनचाही चीज़ खा लेना। पान में देखिए पहले कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना। बाद में होगा चोरी से दूध दही खाना। पान यहाँ एक खाने वाले पदार्थ को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पान मतलब पीने के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु से। भाषा बिंदु मतलब व्याकरण। शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों को विलोम खोजिए और उनसे नए वाक्य लिखिए। शब्दकोश मतलब हिंदी की डिक्शनरी, उसमें से आपको विलोम मतलब विरुद्धार्थी जो रेखांकित शब्द हैं, रेखांकी मतलब जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं, उनके विरुद्धार्थी या विलोम शब्द खोजने हैं और उनसे नए वाक्य लिखने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द बता दे रही हूँ, लेकिन वाक्य आप खुद से लिख लीजिएगा। कुछ शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द 2 या 3 हैं। आपको जो उसमें से अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। पहला है समझदार। समझदार का होगा नासमझ, अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला। इसका विरुद्धार्थी होगा अतिभाषी, बातूनी या वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला। फिर तीसरा विरुद्धार्थी है पुरानी। पुरानी का होगा नई। चौथा दुत्कारना। दुत्कारना मतलब गुस्से से भगाना। उसका विरुद्धार्थी होगा पुचकारना। पुचकारना मतलब प्यार करना या सत्कार। सत्कार मतलब स्वागत करना। इसके बाद है 5वां समर्थन। समर्थन मतलब किसी का साथ देना। उसका विरुद्धार्थी होगा विरोध। फिर 6वां है दुर्लभ। दुर्लभ मतलब जो कठिनाई से प्राप्त हो। उसका विरुद्धार्थी होगा सुलभ। सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त हो। 7वां है तटस्थ मतलब जो किसी का न साथ दे, और उसका विरुद्धार्थी होगा पक्षपाती मतलब जो किसी एक का साथ दे, किसी एक पक्ष के साथ में हो। 8वां है भौतिक। भौतिक का मतलब होता है संसार से संबंधित। उसका विरुद्धार्थी होगा आध्यात्मिक या पारलौकिक। इसका मतलब होता है परमात्मा या भगवान से संबंधित। 9वां है शुष्क। शुष्क मतलब होता है सूखा। इसका विरुद्धार्थी होगा आर्द्र। आर्द्र मतलब होता है नम। 10वां है अपव्यय। अपव्यय मतलब होता है फिजूल खर्ची। इसका विरुद्धार्थी होगा मितव्यय। मितव्यय मतलब जो समझदारी से खर्च करे। उसके बाद है गृह कार्य।
गृह कार्य में स्वमत का प्रश्न है। प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर स्वमत प्रकट कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में 2 अंक के लिए आते हैं। इस पर आपको स्वमत प्रकट करना होता है। स्वमत मतलब खुद के मत, खुद के विचार आपको 6 से 8 वाक्यों में लिखने रहते हैं। तो ये गृह कार्य है, आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा।